हमने साइंस फिक्शन मूवीज में देखा है कि कैसे पृथ्वीवासी बाहर दूसरे ग्रहों पर जाकर बस्तियां बसाते हैं, और हमारा भी कुछ यही सपना है कि हम अपने चंद्रमा और मंगल ग्रह पर जाकर अपनी नई दुनिया बसाएं और एक इंटरप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाएं। लेकिन दूसरे ग्रहों या चंद्रमा पर बस्तियां बसाना अब सपना या साइंस फिक्शन नहीं रह गया है, बल्कि अब ये हकीकत होने वाला है। जी हाँ, नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम से इस नए दौर की शुरुआत होगी, और जब इस नए एरा की नींव रखी जाएगी तब हम इसके साक्षी होंगे। अब ये बात आप सभी जानते होंगे कि रिसेंटली भारत के इसरो ने भी चांद के दक्षिणी ध्रुव पर अपनी पहुंच बनाई, और एलन मस्क इनके बारे में पूरी दुनिया जानती है कि इनके जीवन का सिर्फ एक ही सबसे बड़ा ध्येय है, और वो है इंटरप्लैनेटरी सिस्टम को जल्द से जल्द एक वास्तविक स्वरूप देना। लेकिन ये सब कैसे होगा और कब तक होगा, आइए जानते हैं। बात करें साल 1968 से 1972 तक की, जब अमेरिका ने इंसानों को चांद पर उतारने के लिए कई मिशंस किए थे। उनमें से 6 मिशन सफल रहे। इन मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग सहित कुल 12 लोगों ने चांद की धरती पर कदम जमाए, और चांद पर उस समय का सबसे आखिरी मिशन था अपोलो 11, जिसको साल 1972 में अंजाम दिया गया। लेकिन उसके बाद से किसी भी देश ने चांद पर आज तक कोई मानव मिशन नहीं किए हैं, और आज तकरीबन 50 साल से ज्यादा का समय हो चुका है आखिरी मानव मिशन को किए हुए। लेकिन अब इतिहास अपने आप को फिर से दोहराने वाला है, और चांद पर एक नई टेक्नोलॉजी के साथ नासा फिर से मानव मिशन करने वाला है। आर्टेमिस प्रोग्राम का मकसद है साल 2024 तक पहले वुमन और उसके बाद मैन को चांद की धरती पर उतारना, और चांद पर रिसर्च करने के लिए वहां साल 2028 तक आर्टेमिस बेस बनाना। वैज्ञानिकों ने चांद की धरती पर बेस बनाने के लिए चांद के एक बहुत बड़े गड्ढे यानी कि एक क्रेटर को चुना है, जो कि 12 मील चौड़ा और 2 मील गहरा है। सोचकर देखिए कि मानव निर्मित एक बहुत बड़ा लूनार बेस इस गड्ढे के अंदर घुप अंधेरे में होगा। लेकिन चांद पर लूनार बेस बनाने की आखिर जरूरत ही क्या है? इसका आगे आने वाले स्पेस मिशंस में क्या इस्तेमाल होगा? चांद पर गोल्ड, प्लेटिनम और अन्य रेयर अर्थ मेटल का खजाना है, लेकिन किसी भी बाहरी कॉस्मिक बॉडी पर जो सबसे बड़ा खजाना होता है वो है पानी। अगर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में सेपरेट कर लिया जाए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया जाए तो ये बन जाता है रॉकेट फ्यूल, जो कि स्पेस मिशन के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। और इसके सहारे पृथ्वी से लॉन्च किए गए किसी भी स्पेसक्राफ्ट को चांद पर रिफिल किया जा सकेगा, जिसके सहारे वो आगे आने वाले स्पेस मिशंस में ज्यादा सटीकता से भूमिका निभा पाएगा। वैज्ञानिक मानते हैं इस क्रेटर की गहराई में पानी बर्फ के रूप में दफन है। अगर वहाँ पानी का बहुत बड़ा भंडार मौजूद है तो ये फ्यूल का एक बहुत बड़ा रिसोर्स बन सकता है। उनका मानना है कि चांद पर 600 मिलियन से लेकर 1 बिलियन मैट्रिक टन तक लूनर बर्फ की मौजूदगी है, जो कि भविष्य में किए जाने वाले मानव मिशंस के लिए एक बहुत बड़ा खजाना है। अब अगर हम इस पानी को अच्छी तरह से हार्वेस्ट कर पाए तो चांद मंगल ग्रह की यात्रा के लिए एक फ्यूल स्टेशन की तरह काम कर सकता है। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं रहने वाला। चांद पर लूनार बेस बनाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना अभी हमें करना पड़ेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के 4 मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला है स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट यानी कि SLR, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा और पावरफुल रॉकेट होगा, जो स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के बाहर तक लॉन्च करेगा। दूसरा कंपोनेंट होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट, जो कि एस्ट्रोनॉट को चांद तक ले जाएगा। और तीसरा कंपोनेंट होगा लूनार गेटवे। ये एक तरह का छोटा सा स्पेस स्टेशन होगा, जो कि चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा होगा। और इस मिशन का चौथा और आखिरी कंपोनेंट होगा ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम, जिसकी मदद से एस्ट्रोनॉट चांद की सतह पर उतरेंगे, और ये सारे ही सिस्टम एक साथ ऑपरेट होंगे। तो चलिए अब जानते हैं आर्टेमिस प्रोग्राम को अंजाम कैसे दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले ही मिशन में एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर नहीं उतारा जा सकता, क्योंकि ऐसे मिशंस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। किसी भी मानव मिशन को अंजाम देने से पहले ये सुनिश्चित करना जरूरी होता है कि चांद पर भेजने और वहां से वापस लौटने में जिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग हो रहा है वो वास्तव में ठीक से काम कर भी रही है या नहीं। इसीलिए वैज्ञानिक अनमैन्ड मिशन करते हैं, यानी बिना किसी आदमी के पहले ट्रायल किया जाता है। जब उन्हें इसमें सफलता मिल जाती है
है तब जाकर इंसानों को भेजने का रिस्क लिया जाता है और उनमें उसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जो अनमैन्ड मिशन के दौरान सही तरीके से अंजाम दे चुकी होती हैं। ऐसा ही वैज्ञानिकों ने चांद पर इंसानों को उतारने के अपोलो मिशन के दौरान किया था। अपोलो 4, 5, 6 इन तीनों अनमैन्ड मिशन को पहले अंजाम दिया गया था और उसके बाद अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन को किया गया। अब इसमें एस्ट्रोनॉट्स तो थे लेकिन उनके चांद पर उतरने के लिए कोई लैंडर मौजूद नहीं था। मतलब इन मिशन को एस्ट्रोनॉट को चांद पर उतरने के लिए नहीं, केवल सभी सिस्टम को टेस्ट करने के लिए भेजा गया था। अपोलो 7, 8, 9 और 10 मिशन में एस्ट्रोनॉट चांद पर गए तो थे लेकिन वो चांद की ऑर्बिट में घूमकर वापस आ गए थे। जब वैज्ञानिकों ने यह सुनिश्चित कर लिया कि अब वो इंसानों को चांद पर उतारने में सक्षम हैं, तब जाकर उन्होंने अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया और इंसानों को चांद की धरती पर पहली बार उतारा गया। ठीक उसी तरह से आर्टेमिस प्रोग्राम को भी अंजाम दिया जाएगा। आर्टेमिस प्रोग्राम के पहले फेज में 3 मिशन किए जाएंगे जिसमें आर्टेमिस 1 एक टेस्ट फ्लाइट होगी। इसमें रॉकेट ओरायन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करेगी। इसमें कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। इस मिशन का मकसद ये सुनिश्चित करना होगा कि एस्ट्रोनॉट को ले जाने के लिए जो रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट इस्तेमाल किया जाएगा वो उनके लिए सेफ है या नहीं। इस मिशन के दौरान 13 छोटे छोटे सैटेलाइट्स को भी लॉन्च किया जाएगा। आर्टेमिस 1 के बाद आर्टेमिस 2 लॉन्च किया जाएगा जिसमें एस्ट्रोनॉट्स को भेजा जाएगा। इस मिशन का मकसद होगा कि ओरायन स्पेसक्राफ्ट का लाइफ सपोर्ट सिस्टम भविष्य में होने वाले मून मिशन के लिए लंबे समय तक सस्टेन करेगा या नहीं। इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और ये एस्ट्रोनॉट वहां पर चांद की परिक्रमा करते हुए 4 दिन बिताएंगे, फिर वो वापस लौट आएंगे। और इसके बाद आर्टेमिस 3 को लॉन्च किया जाएगा जिसमें पहली बार एक वुमन को चांद की धरती पर भेजा जाएगा और 50 साल के लंबे समय के बाद फिर से इंसान चांद की धरती पर पहुंचेंगे। आर्टेमिस 3 को साल 2024 में लॉन्च किया जाना है। स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS को साल 2011 से ही डेवलप किया जा रहा है। जब नासा ने पहली बार आर्टेमिस प्रोग्राम का अनाउंस किया था तब से अब तक का ये सबसे पावरफुल रॉकेट है और ये दुनिया का सबसे सुपर हैवी लिफ्ट व्हीकल भी है। ये इतना पावरफुल है कि एक 32 मंजिला इमारत को भी उछाल कर फेंक सकता है। SLS का काम होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट में ले जाना। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद काम शुरू होगा ओरायन स्पेसक्राफ्ट का। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को 3 पार्ट से मिलकर बनाया गया है। इनमें से पहला है क्रू मॉड्यूल जिसमें 6 एस्ट्रोनॉट रहकर काम कर सकते हैं और डीप स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन आर्टेमिस 3 मिशन में केवल 4 एस्ट्रोनॉट ही चांद पर जाएंगे। और इसका दूसरा पार्ट है सर्विस मॉड्यूल जिसमें एस्ट्रोनॉट का लाइव सपोर्ट सिस्टम मौजूद होगा। सर्विस मॉड्यूल का ही काम होगा क्रू मॉड्यूल के लिए पर्याप्त प्रेशर और ऑक्सीजन को बनाए रखना। सर्विस मॉड्यूल में भी एक इंजन है जिसको डीप स्पेस में ऑपरेट किया जाना है। ओरायन का तीसरा पार्ट उपयोग किया जाएगा एस्ट्रोनॉट की सेफ्टी के लिए। अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो जाए कि पृथ्वी की ऑर्बिट में प्रवेश करने से पहले इस मिशन में कोई गड़बड़ी आ जाए तो एस्ट्रोनॉट इस अबॉर्ट मिशन की मदद से अपनी जान बचा पाएंगे। पृथ्वी की ऑर्बिट में पहुंचने के बाद लोड कम करने के लिए इस सिस्टम को हटा दिया जाएगा क्योंकि अब रॉकेट से अलग होने के बाद ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद की ओर किसी तेज रफ्तार गोली की गति से बढ़ने लगेगा। आर्टेमिस प्रोग्राम को नासा अकेले ही अंजाम नहीं दे रहा है बल्कि इस मिशन में कुछ अंतर्राष्ट्रीय और प्राइवेट कंपनियां भी इसका सहयोग करेंगी। ओरायन स्पेसक्राफ्ट को चांद तक तो पहुंचाया जाएगा लेकिन ये अपने साथ चांद पर उतरने के लिए कोई लैंडर लेकर नहीं जाएगा। इसीलिए स्पेसएक्स इस मिशन के पहले ही चांद के ऑर्बिट में ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम को प्लेस कर देगी और जब ये स्पेसक्राफ्ट चांद के स्पेस में पहुंच जाएगा तब वहां पहले से मौजूद ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम के साथ कनेक्ट करेगा और उसके बाद 2 एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट से निकलकर लैंडर में शिफ्ट हो जाएंगे और 2 एस्ट्रोनॉट स्पेसक्राफ्ट में ही रहेंगे। अब ये दोनों एस्ट्रोनॉट लैंडिंग सिस्टम की मदद से चांद की धरती पर उतरेंगे और तब तक ओरायन स्पेसक्राफ्ट चांद के चारों ओर चक्कर लगाता रहेगा। ये एस्ट्रोनॉट्स 1 हफ्ते तक चांद की सतह पर रहकर रिसर्च करेंगे। उसके बाद वापस ओरायन स्पेसक्राफ्ट में पहुंच जाएंगे और इसी का इस्तेमाल करके वो वापस पृथ्वी की ओर आ जाएंगे। अब आर्टेमिस प्रोग्राम यहाँ भी खत्म नहीं होगा बल्कि ये तो इसकी एक शुरुआत है। दरअसल भविष्य में चांद पर इंसानी बेस बसाने के लिए हमें सबसे पहले चांद की ऑर्बिट में एक छोटा सा स्पेस स्टेशन बनाना होगा जो कि चांद की ऑर्बिट में हमेशा घूमता रहेगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पृथ्वी की ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन घूम रहा है, लेकिन चांद की ऑर्बिट में बनाया गया स्पेस स्टेशन ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की तुलना में बहुत छोटा होगा। चांद के ऑर्बिट में बनाए जाने वाले स्पेस स्टेशन का नाम होगा गेटवे, जो कि भविष्य में चांद पर किए जाने वाले
वाले मानव मिशन के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आने वाले मिशन में पृथ्वी से आने वाले स्पेसक्राफ्ट गेटवे में डॉक करेंगे और एस्ट्रोनॉट यहाँ पर कुछ दिन रुककर अपनी रिसर्च भी कर सकेंगे। इस गेटवे में पहले से ही लैंडिंग सिस्टम मौजूद होगा जिसका इस्तेमाल करके वो चांद की सतह पर उतरेंगे और इसी के द्वारा वापस गेटवे पर लौट आएंगे। इस गेटवे की मदद से साल 2028 तक चांद पर एक लूनार बेस बनाया जा चुका होगा और भविष्य में मंगल ग्रह पर उड़ान भरने के लिए चांद पर इसी लूनार बेस का उपयोग करेंगे। आने वाला भविष्य कैसा होगा ये तो वक्त ही बताएगा।